हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। नहीं सके अच्छी तरह नज़र डालकर पहचानिए तो जीवानंद एकटक देखने लगा। देर तक उसकी पलकें नहीं झपकी। इसके बाद धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, शायद पहचाना है। बचपन में तुम्हारा नाम अलका था ना? सूरसी हंसी नहीं, पर उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। उसने कहा, मेरा नाम सूरसी है। 10 महाविद्या के नामों के सिवा भैरवी का और कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या आपको अलका की याद है? जीवानंद ने निरुत्साह के साथ कहा, कुछ कुछ याद ज़रूर है। मैं जब तुम्हारी माँ के होटल में बीच बीच में भोजन करने जाता था, तब तुम्हारी उम्र 6-7 साल की रही होगी। पर मुझे तो तुमने आसानी से पहचान लिया। इस कंठ स्वर और उसके गुप्त अर्थ को समझकर सूरसी ने तनिक चुप रहकर अंत में सहज भाव से कहा, उसका कारण यह है कि उस समय अलका की उम्र 6-7 साल नहीं, 9-10 साल की थी। और आपको याद भी होगा कि उसकी माँ उसे आपका वाहन कराकर हंसा करती थी। इसके सिवा आपके चेहरे का कितना ही परिवर्तन क्यों ना हो, आपकी दाहिनी आंख पर का तिल तो मिट नहीं सकता। अलका की माँ की कुछ याद है? जीवानंद ने कहा, ज़रूर उनके संबंध में तारादास जो कुछ कहते हुए गए हैं वह भी अब समझ में आ रहा है। क्या वे अभी जीवित हैं? नहीं, कोई 10 वर्ष हुए उनका स्वर्गवास हो गया। आपको वे बहुत प्यार करती थी ना? जीवानंद के सुर्ख चेहरे पर अब घबराहट की छाया पड़ी। उसने कहा, हाँ, एक बार मुसीबत में पड़कर मैंने उनसे 100 रुपये उधार लिए थे। शायद वे चुकाए नहीं गए। दबी हंसी में सूरसी के होंठ फूलने लगे, पर उस वक्त संभल कर बोली, उसके लिए आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। अलका की माँ ने आपको वह रुपया उधार नहीं, दहेज समझकर दिया था। दम भर चुप रहकर वह फिर बोली, आज इस पूर्ण सुख संपदा के समय शायद वे दुख की कहानियाँ आपको याद भी न आएंगी। शायद उस दिन के उन 100 रुपयों का मूल्य ठहराना, हिसाब लगाना कठिन होगा, पर चेष्टा करने में इतना तो स्मरण अवश्य हो जाएगा कि वह दिन आज जैसा ही दुर्दिन था। आज सोटसी का ऋण बहुत भारी मालूम हो रहा था, पर उस दिन अलका की कुलटा माँ का ऋण भी कम भारी नहीं था। जीवानंद ने दुखी होकर कहा, ऐसा ही समझता, बशर्ते कि वे उस रुपए के एवज में अपनी लड़की से विवाह करने को मुझे मजबूर न करती। सूरसी बोली, विवाह करने के लिए उन्होंने लाचार नहीं किया था, बल्कि किया था आपने। पर उन अप्रिय बातों से अब क्या प्रयोजन? आपसे तो अभी अभी मैंने कहा है कि आज उन तुच्छ रुपयों का मूल्य निरूपण न किया जा सकता है। पर अलका की माँ की जन्म भर की पूंजी उतनी ही थी। अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके सिवा जब और कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, तब उन रुपयों के साथ साथ उन्हें अपनी लड़की भी आपके ही हाथों में सौंपनी पड़ी। पर विवाह तो आपने किया नहीं। की थी दिल लगी। कन्यादान होते ही जो आप गायब हुए हैं, उसके बाद कल ही शायद पहले पहल आपके दर्शन हुए। जीवानंद ने कहा, पर उसके बाद तो सुना है तुम्हारा सचमुच विवाह हुआ है। सूरसी ने धीरज नहीं खोया, वैसे ही शांत गंभीरता के साथ कहा, यानी और एक आदमी के साथ, यही ना? पर निरपराध निरुपाय बालिका के भाग्य में अगर वैसी विडंबना हुई ही है तो आपके साथ तो उसका कोई संबंध नहीं है। जीवानंद ने लज्जित होकर कहा, सूरसी, उस समय तुम बहुत छोटी थी, बहुत सी बातें ठीक ठीक नहीं जानती। अगर तुम्हारी माँ आज जीवित होती तो गवाही देती कि उन्होंने वास्तव में क्या चाहा था। तुम्हारे पिता को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। उस कन्यादान की रात में केवल नाम सुना था, पर मैंने सपने में कल्पना तक नहीं की थी कि वही यह तारादास चक्रवर्ती है और तुम ही अलका हो। सूरसी तुरंत रोककर बोली, आज भी तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। जीवानंद ने कहा, सही, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग रखने के लिए ही जो कुछ भी हो, एक विवाह की लकीर खींच ली थी। शायद यही कहना चाहते हैं। अब तो अलका की माँ जीवित नहीं है और मैं ही अलका हूँ या नहीं, इसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई और क्यों मैंने अपने सर्वनाश की कुछ कसर नहीं रखी, वही बात आज आपसे कह कर जाऊंगी। कल आपको शक हुआ था कि शायद मैं पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ना लिखना तो वह एक कौड़ी भी जानता है, सो नहीं। पर मेरे जो गुरु हैं वे कुछ बाकी रख कर
दान नहीं करते, इसलिए आज उन्हीं के चरणों में इस तरह से अपना बलिदान करने में मुझे कुछ झिझक नहीं हुई। जीवानंद ने थोड़ी देर तक सिर झुकाए रहकर धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, अच्छा, अगर तुम सच बात को प्रकट कर दो तो? सोडसी तुरंत बोली, कौन सी सच बात? विवाह की बात? वह तो झूठ है, विवाह तो हुआ ही नहीं। इसके सिवा वह सवाल अलका का है, मेरा नहीं। मैं यहाँ सारी रात बिताकर लोगों से इस कहानी का वर्णन करूँ तो इसमें मेरी बदनामी का परिणाम घटने का नहीं, पर मैं अब उस बात की परवाह नहीं करती। मुझे अब अपने लिए दुख नहीं है, वह तो आपके लिए है। कल मैंने सोचा था कि आप में असीम साहस है, शायद उसके सामने आपके प्राण भी तुच्छ हैं, पर आज मालूम हुआ कि वह मेरी भूल थी। न केवल एक निरपराध स्त्री के कलंक के मूल्य से आज आपने अपने को बचा लिया, प्रत्युत एक दिन जिस अनाथ बालिका को अपार समुद्र के बीच में अकेली छोड़कर आप रफू चक्कर हो गए थे, उसे पहचानने का साहस तक आपको नहीं हुआ। जीवानंद ने थोड़ी देर चुप रहकर एक एक कहा, सोडसी, मैं इतना नीचे उतर आया हूँ कि अब गृहस्थ की कुलवधू की दुहाई दूँ तो तुम मन ही मन हंसोगी, पर क्या उस दिन अलका से विवाह कर बीजगांव के जमींदार वंश की कुलवधू के रूप में समाज पर लाद देना ही अच्छा होता? सोडसी ने सहज भाव से उत्तर दिया, वह मैं ठीक ठीक नहीं जानती। मैं तो यह जानती हूँ कि सच की रक्षा उसी से होती है जिसका सारा दुर्भाग्य जानकर भी उसे हाथ फैलाकर ग्रहण करने में आपने आगा पीछा नहीं किया। उसे आप उस तरह छोड़कर भाग न जाते तो आज आपका इतना बड़ा अपमान न होता। वही सत्य आज आपको इस दुर्गति से बचा लेता, पर मैं व्यर्था बक रही हूँ। अब तो आपसे ये बातें कहना भी निष्फल है। मैं जाती हूँ। आप कोई चीज़ देने की कोशिश कर फिर मेरा अपमान न कीजिएगा। जीवानंद ने कुछ भी नहीं कहा। एक कौड़ी को दरवाजे के सामने देखकर वह एकाएक कातर स्वर में बोला, एक कौड़ी, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? खबर देकर बुला सकते हो? वह जो मांगेगा मैं वही दूंगा। सोडसी चौंक उठी। अपने अभिमान और उत्तेजना के कारण उसकी दृष्टि अब तक दूसरी तरफ थी। डॉक्टर है, क्यों नहीं सरकार, हमारे यहाँ वल्लभ डॉक्टर का अच्छा नाम है। इतना कहकर एक कौड़ी ने समर्थन के लिए वहरवी की ओर ताका। सोडसी कुछ नहीं बोली, पर जीवानंद ने व्यग्र होकर कहा, उन्हीं को बुलवा भेजो। एक कौड़ी, 1 मिनट की भी देर न करो। देखो, वहाँ बहुत सी खाली बोतलें पड़ी हैं, किसी से कह दो कि पानी गर्म कर लाए। कहाँ गए वे लोग? एक कौड़ी ने कहा, मैं वही बात तो कहने आया हूँ हुजूर। पता नहीं चला कि पुलिस के डर से कौन कहाँ भाग गया है। तो क्या कोई नहीं है? सब भाग गए, सबके सब, एक भी आदमी नहीं है। वे लोग क्या आदमी हैं सरकार? मैं तो, जीवानंद ने व्याकुल होकर कहा, तब क्या डॉक्टर नहीं बुलाया जाएगा? एक कौड़ी बाधा पाकर मन में लज्जित हुआ और बोला, क्यों न बुलाया जाएगा सरकार, मैं खुद ही जाता हूँ। अभी तो वे घर में ही होंगे, पर गर्म पानी करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। इधर सरकार को अकेले, अभी उसकी बात पूरी नहीं हो सकी थी कि अंदर की किसी दुष्य व्यथा से जीवानंद का चेहरा देखते ही देखते पीला पड़ गया। उसी को दबाने के लिए वह पेट के बल पलंग पर लेट गया और अस्फुट स्वर में बोला, अब तो सहा नहीं जाता। सोडसी को मानो कहीं गहरी चोट लगी। इतना कातर और हताश कंठ स्वर भी इस दुर्दांत पाखंडी के मुंह से निकल सकता है, यह मानो उसके लिए सपना है। वास्तव में मनुष्य कितना दुर्बल, कितना निरुपाय है। दुख की पीड़ा के कारण मनुष्यों में कितनी एकता, कितना अपनापन है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर क्षण भर में अपने को संभाल कर वह घबराए हुए एक कौड़ी की ओर देखकर बोली, तुम वल्लभ डॉक्टर को बुला लाओ। एक कौड़ी, यहाँ जो कुछ करना है मैं कर लूँगी। रास्ते में अगर किसी से भेंट हो जाए तो भेज देना, कहना कि अब पुलिस का डर नहीं है। एक कौड़ी चकित नहीं हुआ, बल्कि खुश होकर बोला, जहाँ से होगा मैं डॉक्टर साहब को ज़रूर बुला लाऊंगा। पर क्या आपको रसोई घर बतलाता जाऊँ? सोडसी ने सिर हिलाकर कहा, ज़रूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूँगी, पर तुम किसी कारण से देर नहीं करना। जी नहीं, मैं बात में आ जाऊँगा। कहते कहते एक कौड़ी झटपट वहाँ से चला गया।